प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। डीएनए यानी डेली न्यूज़ एनालिसिस की आज की इस श्रृंखला में हम प्रतिदिन की तरह विश्व, भारत और राजस्थान का करंट अफेयर्स लेकर के आपके बीच में हाजिर हैं और आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और भी अधिक धार देने के लिए हम आपके बीच में प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। आज की जो सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, वो संबंधित है शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित है और इसमें मॉडल कौशल ऋण योजना जो केंद्र सरकार ने शुरू की है, उस योजना का नाम क्या है दोस्तों? उस योजना का नाम है मॉडल कौशल ऋण योजना। तो कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने नई दिल्ली में ये योजना शुरू की है ना। तो मॉडल कौशल ऋण योजना जो है वो कौन से विभाग के तहत आता है, ये प्रश्न एक तो बनता है। तो वो विभाग कौन सा है? कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और उस विभाग के मंत्री कौन है? उसके राज्य मंत्री जो हैं वो कौन है? जयंत चौधरी। इन्होंने नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो भविष्य के लिए जो है वो कार्यबल को तैयार करना और उसके लिए भारत सरकार देश भर में 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करेगी। और इसमें जो ऋण प्रदान किया जाएगा उनको कौशल विकास करने के लिए, वो ऋण पहले जो है वो 1.5 लाख रुपये ऋण की सीमा थी और उसको अब बढ़ा करके कितना किया गया है? 7.5 लाख रुपये ऋण की सीमा तय की गई है। तो इस प्रकार से शिक्षा और कौशल के विकास के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जो है वो अपने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक योजना शुरू की है और उस योजना का नाम क्या है? मॉडल कौशल ऋण योजना। ठीक है। और इसमें देश भर के 25,000 युवाओं को जो है वो इस प्रकार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभात झा से संबंधित है, जिनका निधन हो गया। और प्रभात झा जो है वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष थे दोस्तों, और उनका जो है वो निधन हो गया है। अभी अगर अपन मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तथा सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। आज की अगली जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है इजराइल से संबंधित है। ठीक है। इजराइल ने अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, एक बहुत बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है दोस्तों। और वो परियोजना कौन सी है? तेल अवीव मेट्रो परियोजना। कौन सी परियोजना है? तेल अवीव मेट्रो परियोजना। और ये परियोजना 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना है। कितने बिलियन डॉलर की है? 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर की यह परियोजना है। तो इजरायली संसद ने लंबे समय से प्रतीक्षित मेट्रो कानून पारित किया है, जिससे तेल अवीव जो वहाँ का महानगर है उसमें एक विशाल भूमिगत नेटवर्क के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और इस प्रकार से यह जो योजना है वो 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना है, अर्थात इसे लगभग 150 बिलियन शेकेल मूल्य की इस परियोजना को इजराइल की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजना माना गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से इजराइल ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की? 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कौन सी ऐतिहासिक परियोजना को मंजूरी दी है? तेल अवीव मेट्रो परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। अगली जो आज की महत्वपूर्ण खबर है वो दोस्तों आईआईटी खड़गपुर से संबंधित है। तो आईआईटी खड़गपुर ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक कार्यक्रम के अंदर गूगल के जो सीईओ हैं, जिनका नाम क्या है? सुंदर पिचाई, इनको सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया है? तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को सम्मानित किया। और क्या सम्मान दिया उन्हें? डॉक्टर ऑफ साइंस, है ना। कौन सा पुरस्कार दिया है? डॉक्टर ऑफ साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसको ऑनोरिस कॉसा कहते हैं। और उनकी पत्नी, है ना, जिनका नाम क्या? अंजलि पिचाई, उनको विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस प्रकार से आईआईटी खड़गपुर ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को जो है वो डॉक्टर ऑफ साइंस के पुरस्कार और उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों जब अपन अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ बात आती है वर्ल्ड बैंक की।
विश्व बैंक की, और विश्व बैंक ने जो है वो रोमानिया के विकास के लिए ऋण को मंजूरी प्रदान की है। तो विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निदेशक मंडल ने रोमानिया के आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए 599.1 मिलियन यूरो अर्थात कि 650.5 मिलियन डॉलर, कितना 650.5 मिलियन डॉलर के विकास ऋण को मंजूरी प्रदान की है। इस प्रकार से विश्व बैंक जो है वो रोमानिया को ऋण देगा स्थिरता के लिए, पर्यावरणीय स्थिरता के लिए, आर्थिक विकास के लिए, और कितना ऋण प्रदान करेगा? 650.5 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो दोस्तों क्या है? तो अमेरिकी सीनेटर जो है, और अमेरिकी सीनेटर जिनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों मार्को रूबियो। क्या नाम है? मार्को रूबियो। और मार्को रूबियो चर्चा में क्यों है? इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक विधेयक पेश किया है अमेरिकी सीनेट में, और वो विधेयक किससे संबंधित है? भारत की मदद करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। किसके खिलाफ? चीन से निपटने के लिए। आप लोगों को पता है चाइना जो है वो ज़बरदस्ती अपने आसपास के देशों को जो है वो अपने आधिपत्य में लाना चाहता है, और प्रशांत महासागर पर भी अपना अधिकार जताना चाहता है, दक्षिण चीन सागर में भी अपनी मनमानी करता है। उसके बाद में अगर अपन लोग देखें यहाँ पर तो कंप्यूटर और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी, उसमें भी जो है कई प्रकार के वायरस और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना अपने आसपास के देशों की के अंदर जो है वो इस प्रकार के काम करता है। तो उसको रोकने के लिए और भारत को मदद करने के लिए जो है वो अमेरिका की सीनेटर है, उनका नाम क्या है? मार्को रूबियो। और मार्को रूबियो ने कांग्रेस में एक विधेयक पेश किया है जिसमें प्रौद्योगिकी हस्ताक्षरण के मामले में भारत को जापान, इजराइल, कोरिया और नाटो सहयोगियों जैसे अपने सहयोगियों के बराबर माना जाएगा। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि चीन से जो है वो लड़ने में वो भारत की मदद कर सके दोस्तों। और इसमें एक और बात किया है, वो क्या है कि अगर पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करता पाया जाता है तो पाकिस्तान को सुरक्षा सहायता प्राप्त करने से भी अमेरिका रोकेगा। ये जो है एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया है। और ये विधेयक क्यों पेश किया गया है? क्योंकि चीन लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है और वो संप्रभुता और स्वायत्ता को बाधित करना चाहता है। तो ऐसे में कम्युनिस्ट चीन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और भारत की साझेदारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो जो है वो चीन से निपटने में भारत की मदद करने के लिए एक विशेष विधेयक पेश किया जा रहा है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो यहाँ पर यूक्रेन युद्ध से संबंधित है। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है और यूक्रेन को विभिन्न देश जो सहयोग दे रहे हैं, जिसमें नाटो देश भी प्रमुख है। उसी में से एक देश है नीदरलैंड, और नीदरलैंड जो है गर्मियों के अंत तक यूक्रेन को 14 टैंक देगा ताकि वो जो है वो रूस के साथ में अपने युद्ध को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से लड़ सके। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है आज की वो यहाँ पर भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार से संबंधित है। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है। तथा उसके एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कौन है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर? देवेंद्र कुमार जोशी है। तो यहाँ पर एक अमेंडमेंट हुआ है, और क्या अमेंडमेंट हुआ है? तो गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हर गोबिंदर सिंह धालीवाल, क्या नाम है इनका? इनका नाम है हर गोबिंदर सिंह धालीवाल, ठीक है। और ये जो हर गोबिंदर सिंह धालीवाल है ये अभी एक प्रकार से आईपीएस अधिकारी हैं, और इनको जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नए डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया डीजीपी किसको बनाया गया है? हर गोबिंदर सिंह धालीवाल को नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वो किससे संबंधित है? आसाम के एक पुराने राजवंश से संबंधित है, और जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? अहोम राजवंश कहते हैं, ठीक है। और इसी अहोम राजवंश की टीला दफनाने की एक प्रणाली है जिसको मोइदम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मोइदम कहते हैं। तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि शामिल हुई है कि यहाँ पर एक सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में आसाम से मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो आसाम का जो अहोम राजवंश है वहाँ की मोइदम करके टीला दफनाने की एक प्रणाली है, और उस प्रणाली को यूनेस्को ने जो है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। और ये भारत के लिए एक प्रकार की सांस्कृतिक जो है वो उपलब्धि है। तो ये घोषणा नई दिल्ली में चल रहे विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान की गई दोस्तों।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन लोग देखें तो आसाम में ऐसी 3 विश्व धरोहर संपत्ति हैं और ये तीसरी विश्व धरोहर संपत्ति है। पहली तो आसाम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको विश्व धरोहर के रूप में नामित किया गया है। दूसरा मानस वन्य जीव अभयारण्य है जिसको 1985 में प्राकृतिक श्रेणी में शामिल किया गया। और अब जो है वो यहाँ पर मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से जब अपन लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर है वो किससे संबंधित है, भारत की जो सेना है वो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के लिए रवाना हुई। बहुराष्ट्रीय यानी बहुत सारे देशों के बीच में सैन्य अभ्यास चल रहा है और उस सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना जो है वो खान क्वेस्ट के लिए रवाना हुई दोस्तों। ठीक है। तो जब अपन लोग यहाँ पर देखें तो ये खान क्वेस्ट कहाँ पर है, मंगोलिया में है दोस्तों। तो 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलन बटार में आयोजित इस सैन्य अभ्यास जिसको खान क्वेस्ट कहते हैं उसमें भाग लेने के लिए भारतीय सेना जो है वो रवाना हुई है दोस्तों। और इस प्रकार से ये अभ्यास दुनिया भर के सैन्य बलों के बीच में सहयोग करने और शांति स्थापना करने की उनकी जो रणनीति है उसी का एक हिस्सा है दोस्तों। अब फिर हम लोग यहाँ से बात करते हैं मैप ऑफ द डे में, और मैप ऑफ द डे में आज फिर हम लोग एक और बायोस्फीयर की बात करते हैं और वो कौन सा है, अगस्त्यमला है। कौन सा है, अगस्त्यमला है। और ये आप लोगों को यहाँ पर जो है दक्षिण भारत का ये एक मैप दिख रहा है आप लोगों को। उस दक्षिण भारत के मैप में यहाँ पर जब हम लोग देखें तो ये अगस्त्यमलाय का क्षेत्र है। तो ये भारत का जो पश्चिमी घाट है उस पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक प्रकार से जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो 2001 में स्थापित ये अगस्त्यमलाय बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, तो केरल और तमिलनाडु राज्यों में ये जो अगस्त्यमलाय बायोस्फीयर रिजर्व है वो फैला हुआ है। 2016 में इस रिजर्व को यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी चुना गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है अगस्त्यमलाय वो कहाँ पर है, तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के सबसे दक्षिणी सिरे में केरल और तमिलनाडु में स्थित है। राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 को किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, राजस्थान का राज्यपाल करता है। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की, 18 जनवरी 1999 को जारी की। कांठल के नाम से किस जिले को जाना जाता है, प्रतापगढ़ को जाना जाता है। उसके बाद में राजस्थान का गौरव कौन सा जिला कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावन है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है, गौरबंद कहलाता है। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ का गठन कब किया गया, 27 मार्च 1967 को किया गया। और राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, तो 7 सदस्य होते हैं। ये हमारे राजस्थान जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम लोग आज पर्सन ऑफ द डे की बात करते हैं और इसमें हम आज बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की, है ना। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हम लाल, बाल और पाल इस तिकड़ी के बारे में जानते हैं। और ये जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अपन लोग अगर देखें तो ये एक ऐसे नेता हैं जो उग्रवादी विचारधारा से संबंधित हैं, ठीक है। और इसमें जब अपन लोग देखते हैं तो इनका जो है वो किस प्रकार का इनकी जो नीति थी या इनकी विचारधारा किस प्रकार की थी, तो इनकी विचारधारा थी कि शांति के आधार पे हम लोग जो अंग्रेज़ों से नहीं लड़ सकते हैं, अंग्रेज़ों से लड़ना है तो हम लोगों को उनके सामने फाइट करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और फिर विपिन चंद्र पाल, तो उसमें से हम आज बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक की। 23 जुलाई को भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद के रूप में बाल गंगाधर तिलक की विरासत का सम्मान करते हुए उनकी जयंती मनाई 23 जुलाई को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित स्वराज पर काम किया था। स्वराज या स्वशासन के बहुत ही बड़े हिमायती थे दोस्तों। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब 1907 में सूरत विभाजन हुआ तो उसमें उग्रवादी और उदारवादी गुटों में विभाजन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में, और उसमें उग्रवादी विचारधारा के साथ में थे बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। तो 1907 का सूरत विभाजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जब यहाँ पर
अपन लोग देखें तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं उन्होंने आगे जा कर के और फिर पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके अलावा जब अपन लोग देखें तो यहाँ पर लाल बाल और पाल ये एक प्रकार से उग्रवादी विचारधारा के हिमायती थे। अब फिर हम लोग करंट अफेयर्स में राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो हाल ही में किस जिले में, तो बीकानेर जिले में 5 करोड़ वर्ष पुराने कॉकरोच के जीवाश्म और कीटों के लावा प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, उनके द्वारा जैसलमेर में किया गया है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी परियोजनाओं से हर पात्र व्यक्ति को जोड़ने के लिए किस जिले में पहल कैंप की शुरुआत की गई, तो सलूम्बर जिले में पहल कैंप की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की जाएगी, तो उस योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की जाएगी। राजस्थान में प्ले स्कूल की तर्ज पर कितने नए आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, तो 2000 नए आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र राजस्थान के अंदर खोले जाएंगे। ये आज का राजस्थान का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था। इस प्रकार से हमने विश्व, भारत और राजस्थान के करंट अफेयर के साथ में पर्सन ऑफ द डे और मैप ऑफ द डे तथा राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। उम्मीद है आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही होगी। आप सभी निरंतर हमारी इस प्रतिदिन ली जाने वाली करंट अफेयर्स की कक्षा से जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।